बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने अपनी समझ के मुताबिक लिपि फिप्पी रिपोर्ट का वीकली डाटा एनालिसिस करूँगा और आने वाले वीक के बारे में जो मेरी अंडरस्टैंडिंग बनती है मार्केट किस तरह परफॉर्म करने जाएगी उसको देखेंगे। पहली तो माजरत कि मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट होता जा रहा है और मैं शायद वीडियोस नहीं बना पा रहा। मेरी कोशिश ये है कि मैं कोशिश करूं कि हाफ़ एन आवर निकालूं और चाहे छोटी सी वीडियो डेली की शेयर किया करूं तो आपके पास कोई ना कोई मेरी इनपुट आती रहे। ओके जी, अगर जिस तरह अब आज का डेटा देखें या मैं थोड़ा सा पिछली वीडियो का क्लू आपको दूं तो मैंने तब भी ये कहा था कि इमरान खान को निकालना आसान नहीं है। इमरान खान जाता कहीं नहीं नज़र आता, लेकिन सबसे अहम और पिवटल पॉइंट आर्मी का है। लेकिन इमरान खान ने अपने कार्ड्स बहुत अच्छे खेले। इमरान खान चला गया है। अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि स्टेबिलिटी आ जाएगी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में, तो मेरा नहीं ख्याल। सेंटीमेंट से स्टॉक मार्केट पाक होती है, लेकिन होगा ये कि मैं सेंटीमेंट इस जगह पे इसलिए कह रहा हूँ कि ये नहीं कि मार्केट सेंटीमेंट अच्छा हो जाए तो ऑटोमेटिकली शेयर्स ऊपर जाते हैं, वो एक डिफरेंट चीज़ है। सेंटीमेंट से मुराद ये है कि आपका कोई लाइकिंग हो, आपको इमरान खान अच्छा लगता हो, उस लिहाज से अगर इमरान खान छोड़ के गया है तो आपको उस चीज़ों से ये डिफरेंट इसको उसके साथ रिलेट नहीं स्टॉक मार्केट को किया जा सकता। जिस तरह लास्ट डे चांसेस यही थे कि जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया और फ्राइडे को चांस था कि भाई अब पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाएगी और शायद इमरान खान निकल जाएंगे तो हालात सेट हो जाएंगे, तो मेरा नहीं ख्याल। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान को जिस तरह निकाला गया है, और मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग में मैं फिर वही बात कहूँगा कि हमेशा पावर्ड स्टेट और हॉट इस्लामिक स्टेट के लिहाज से हमारे पास बहुत अच्छी आर्मी है। तो लेटर ऑन ये कॉल जिस तरह भी मैनेज की गई और जिस तरह भी किया गया है, हर बंदे को यहाँ समझ है कि क्या हुआ है इमरान खान के साथ। अगर लेटर था उसके बाद आपने इंडोर्स कर दिया और लेटर ऑन उसे एग्ज़िट दिया गया और एक वो बानमती के कुंबे को इकट्ठा करके आपने एक गवर्नमेंट बना दी। पाकिस्तान की हिस्ट्री में दूसरी दफ़ा ऐसा हो रहा है जब मेजॉरिटी पार्टी अपोजिशन में बैठेगी और बाकी सारी पार्टियां मिला के या बंदे तोड़ के आपने गवर्नमेंट बना ली। उससे पहले 1971 में हुआ था और 1971 में हमें पता है कि क्या हुआ था। मैं सिर्फ इतना बता दूं, तकरीबन 81 सीटें थी हमारे भुट्टो साहब के पास, और जो मुजीबुर रहमान थे उनके पास तकरीबन 125 प्लस सीटें थी। और अगर ये देखा जाए तो मुजीबुर रहमान का राइट था, लेकिन उस राइट को स्नब किया गया और उसके अलावा भी उसी तरह लूटक रेसी और चीज़ों को मिला के उन्होंने गवर्नमेंट भुट्टो को दे दी थी। तो यही अहम फैक्टर होते हैं जहां मेक एंड ब्रेक होता है। अभी तक इमरान खान ने कहा नहीं कि क्या प्रॉब्लम है। और इसी तरह वर्ल्ड वाइड भी देखें, जहां मेजॉरिटी पार्टी को वर्ल्ड वाइड में बिठाया गया है मिनॉरिटी के तौर पे, वहाँ उस मुल्क में तबाही या प्रॉब्लम्स आए हैं। और उसकी रीज़न से लाइक मोहम्मद मुर्सी की मैं एग्जांपल देता हूँ। मिस्र में उनका हाल बहुत बुरा हुआ था जब उसको कैप्चर करके अंदर डाला गया और उसके बाद इकॉनमी बुरी तरह तबाह हुई, जबकि उसके लाइकर्स या उसने जो काम किया था, इमरान खान ने भी तकरीबन उससे रिलेटेड ही काम किया ज़्यादा। ये नहीं मैं कहता कि उससे रिलेटेड या उस जैसा काम किया। मोहम्मद मुर्सी ने मुस्लिम ब्रदरहुड के नाम से उनकी जो थी पार्टी, उसके अंदर एक ही नस्बुलैंड डाला था और बड़ी देर बाद मिस्र के अंदर एक ऐसी हुकूमत आई थी जिसने इस्लाम का नारा लगाया था। और लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि उसको जब जेल में डाल दिया गया और उसके साथ जो भी बुरा किया गया और इकॉनमी डिज़ास्टर की तरफ गई और मिस्र अभी तक रिकवर नहीं कर सका। अब
अल्लाह ना करे पाकिस्तान के साथ इस तरह हो। हम सब बड़े अच्छे मुस्लिम्स हैं और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान प्रॉस्पर करे, और लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गवर्नमेंट, ये जो आने वाली गवर्नमेंट है, इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। कम से कम मैं ये देखता हूँ इससे स्टेबिलिटी नहीं आएगी। 2 से 4 महीने का शायद इसका टर्नओवर हो, या मे बी मैक्सिमम इसका टर्नओवर 1 साल है, और ये लोग अपने मामलात सेटल करने में ज़्यादा लगे रहेंगे। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान इन्हें करने देगा। और आज का जिस तरह एजिटेशन, लोग खुद सड़कों पे निकले हैं, कोई गाड़ियां भर के नहीं निकाला गया, और जिस तरह एजिटेशन कॉल आगे बढ़ती जाएगी तो हमारी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी बढ़ेगी। ये तो थी तमाम पाकिस्तान के सिनेरियो के बारे में और मेरी कॉल। मेरे अपने ख्याल में हम अगर ये देखें तो इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस से ये ज़रूर होगा कि आने वाला वीक अच्छा हो जाएगा। लेकिन फिर मैं ये कहूँगा कि डाउन द लाइन आप फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स मेरे। अब ज़रा हम डेटे को देख लेते हैं। इसके साथ साथ एक और न्यूज़ मैं जल्दी से शेयर कर दूं, क्योंकि टाइम मैंने इसी काम के ऊपर तकरीबन 6:45 या 5:30 मिनट ले लिए हैं। यूक्रेन का मसला सेटल होते नहीं नज़र आता। यूक्रेन का जो मसला है वो अभी कंटिन्यू करेगा और फूड इन्फ्लेशन आएगी। याद रखिएगा, मैं हर वीडियो में ये कहता आ रहा हूँ कि फ़ूड के प्रॉब्लम्स आएंगे, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाएंगी, इसी तरह ऑयल भी ठीक ठाक हिट होगा। और इमरान खान ने जो एक स्टिग्मा लगाया हुआ था लो प्राइसेस पे, अब ये है कि ये गवर्नमेंट के साथ वादे बड़े किए गए। अब इसको कितना अमेरिका मिच्योर करता है, लेकिन मेरा अपना नहीं ख्याल कि अमेरिका इस लेवल तक जाएगा, क्योंकि डाउन द लाइन चाइना को भी इसकी रिजेंटमेंट होगी कि चाइना ने इमरान खान की गवर्नमेंट को जितना सपोर्ट किया था, और दूसरी साइड पे रशिया को भी इसकी रिजेंटमेंट होगी। तो इस वक्त गवर्नमेंट जो है वो 2 हिस्सों में बटेगी इस मामले पे, और उससे प्रॉब्लम्स जनरेट भी होंगे। और अमेरिका ने कभी भी पाकिस्तान को इस लेवल पे नहीं सपोर्ट किया। ऑल ऑफ अबव, दिस इज़ व्हाट आई हैव टू से रिगार्डिंग व्हाट इज़ द पॉलिटिकल सिचुएशन, व्हाट इज़ द इंटरनेशनल सिनेरियो। और अब हम देखते हैं कि डाटा क्या कहता है। डाटा का जो आज ज़्यादातर स्क्रीनशॉट मैंने स्टैंडर्ड सिक्योरिटीज़ से लिए हैं, और उनकी वेबसाइट पे जो डाटा है उसी को मैं एनालाइज करके आपको बताऊंगा। ये यूएसडी में है, पीकेआर में नहीं। सबसे ज़्यादा बाइंग जो है वो इंडिविजुअल्स ने की है, और दूसरे नंबर पे बैंक्स हैं। सबसे ज़्यादा सेलर जो हैं वो म्यूचुअल फंड्स हैं, और दूसरे नंबर पे अगर हम देखा जाए तो और इंश्योरेंस कॉरपोरेशन और फॉरेन कॉरपोरेट्स ने भी ठीक ठाक सेलिंग की है। याद रखिएगा, इस ग्राफ में आपको नज़र आ रहा है कि एक पॉजिटिव है, लिपी वाले पॉजिटिव और फिपी वाले नेगेटिव हैं। इसका मतलब है, एक चीज़ आपको मैं क्लियर करता रहा हूँ कि मैं अगर कोई शेयर सेल करता हूँ तो कोई ख़रीद ज़रूर रहा होता है। अल्टीमेटली बायर को सेलर रिक्वायर्ड होता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई टूल है जो आगे से ख़रीद रहा होता है, आगे से कोई एक और एंटिटी ख़रीद रही है उसे। तो इसीलिए जो नेगेटिव होगा, एक बेच रहा होगा और दूसरे नंबर पे एक पॉजिटिव ज़रूर होगा। इवन सिचुएशन होती है। तो ये तो थी हमारी इस ग्राफ की थोड़ी सी डिटेल और इस वक्त के टॉप बायर्स। अब मैं सेक्टर वाइज डाटा देखता हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास सेक्टर है वो है ऑल अदर स्टॉक्स। ऑल अदर स्टॉक्स का जो ऑल अदर स्टॉक सेक्टर जो है, इसके अंदर मैंने ऑटो, आपके पास फार्मास्यूटिकल, इसके साथ साथ आपके पास इसमें इंजीनियरिंग सेक्टर और स्टील सेक्टर आ जाता है। तो इसके अंदर इंडिविजुअल्स ने हैवी बाइंग की हुई है। अल्टीमेटली मैं फिर ये कहूँगा, सेलेक्टिव फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स बाय करें। सेलेक्टिव फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट बाय करें, क्योंकि इस वीक में जो काइबो रेट 250 बेसिस पॉइंट बढ़ाया गया है, अल्टीमेटली उसमें सेलेक्टिव फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट्स को बेनिफिट होगा। जो लोग ज़्यादातर सूद पे काम करते हैं तो उस लिहाज से उन्हें हिट होने जाएगी इन केस ऑफ ईपीएस। मैं उसके बारे में भी एक छोटी सी वीडियो आपसे ज़रूर शेयर करूंगा ताकि बता सकूं किसको कितनी हिट आ रही है। इसके अलावा अगर हम ये देखें तो इसमें सबसे टॉप बायर्स जो हैं वो इंडिविजुअल्स हैं। दूसरे नंबर पे जो सेलर हैं सबसे टॉप लेवल के, वो आपके म्यूचुअल फंड्स हैं। और अगला सेक्टर है जी सीमेंट सेक्टर। सीमेंट सेक्टर के अंदर इंडिविजुअल्स की बड़ी हैवी बाइंग है, और ये 4.4 मिलियन यूएसडी डॉलर के लिहाज से उन्होंने बाइंग की हुई है। अगर इस चीज़ को देखा जाए तो 4.4 यूएसडी सीमेंट के अंदर स्पेसिफिकली इन अप्रैल, और आई एम एक्सपेक्टिंग कि यहाँ हमारे पास अच्छी भली ईपीएस में हिट आने जा रही है, क्योंकि कोल प्राइसेस की वजह से।
अगला सेक्टर है जी कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक के केस में एक अच्छी बाइंग एक्टिविटी जनरेट होनी चाहिए थी। सारे लोग पॉजिटिव हैं लेकिन ह्यूज वॉल्यूम्स नहीं नज़र आए। पॉजिटिव इस मैनर में कि जब बेसिस पॉइंट बढ़े तो अल्टीमेटली बैंक को पास काइबोर रेट के साथ अपना स्प्रेड भी जो है वो बढ़ा सकते हैं और उस लिहाज से वो एक अच्छी ईपीएस ले सकते हैं अगर अच्छे लेवल पे उन्होंने लोन दिए। अगला सेक्टर है जी फर्टिलाइज़र सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसके अंदर चंद एक स्क्रिप्ट ऐसे हैं जिनको काइबोर रेट का इम्पैक्ट नहीं आएगा और पॉसिबिलिटी है उसी लिहाज से यहाँ जो थोड़ी सी बाइंग हुई है जो नज़र आते हैं अच्छे बायर, उसके अंदर आपके पास बैंक्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं और कंपनीज़ हैं। बाकी इतने बड़े वॉल्यूम्स नेट लेवल पे नहीं नज़र आते। अगला सेक्टर है जी फूड सेक्टर। फूड सेक्टर के अंदर देखा जाए तो फूड सेक्टर के अंदर बाइंग है लेकिन बहुत लो लेवल के वॉल्यूम है नेट के। उससे अगला सेक्टर है जी आपके पास ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर। इसके अंदर इंडिविजुअल्स की बाइंग है 2.23 मिलियन की, बाकी ज़्यादातर लोगों की सेलिंग है। अल्टीमेटली इसमें थोड़ा सा वाइज होने का मैंने बड़ी दफ़ा कहा है क्योंकि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रही हैं लेकिन इमरान खान ने कैप लगाया हुआ था। अब नई गवर्नमेंट आई है, प्रॉबली वो क्या करते हैं वो डॉलर को कहाँ लेके जाते हैं या किस तरह करते हैं, क्योंकि पहले भी इन्होंने मसनूई तो लेवल पे डॉलर रखा हुआ था और जिस लिहाज से चीज़ें चलेंगी एजिटेशन और चीज़ों को जो इमरान खान आगे लेके चलेंगे तो उस लिहाज से मुझे लगता है गवर्नमेंट के लिए टफ़ टाइम होगा बहुत ज़्यादा और वो शायद प्राइसेस ना बढ़ाएं। और उस लिहाज से अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन इंपोर्ट महंगी कर रहे होंगे तो किस लेवल की सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफर करती है तो तब इसकी प्राइसिंग हिट होने जा सकती है। अगला सेक्टर है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग। मार्केटिंग के अंदर प्राइस बढ़े तो अच्छी बात है लेकिन ओवरऑल हमने पिछले कुछ टाइम से प्राइस स्टैग्नेंट देखी हुई है। इसके अंदर इंडिविजुअल सबसे बड़े बायर हैं और सबसे बड़े सेलर जो हैं वो आपके पास ब्रोकर बैंक्स हैं। अगला सेक्टर है जी वो पावर जनरेशन का सेक्टर है। इस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा मेरे अपने ख्याल में लोन की या वो काइबोर रेट की हिट होने जाएगी और इसकी जो डिटेल है जैसे मैंने पहले बताया आपके साथ मैं सेपरेट शेयर करूँगा एक अपनी सेपरेट वीडियो में। उसके बाद अगला सेक्टर है जी टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन का। इसके अंदर मैं एक स्क्रिप्ट ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा। सिस्टम लिमिटेड के बारे में लोगों ने मेरे से सवाल किया। मैंने जैसे ही उसका बोनस अनाउंस हुआ था पहले प्रेडिक्ट किया था सिस्टम लिमिटेड के बारे में कि 100% बोनस देना जाएगा। मेरे चैनल पे उसकी वीडियो भी है। 100% बोनस दिया। अल्लाह का शुक्र है कि बात सही साबित हो गई, उस रब ताला का करम था। अब उसके बाद फिर मैंने ये भी कहा अपनी जिस दिन बोनस हुआ कि अब शायद ये 1000 ना टच करे इस टर्नओवर में। क्योंकि उसकी रीज़न ये थी कि मार्केट में अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा थी तो 1000 उसने टच नहीं किया। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसे आप साल तक रखें। 264-60 के करीब जब ये खुला था, अब ये दोबारा 394 पे चला गया। इस क्वार्टर की जैसे ही ईपीएस आएगी हम लोग क्लियर कट देखेंगे कि इसमें ठीक ठाक प्राइस का ग्रोथ या ईपीएस अच्छी ही आएगी और ये फिर दोबारा ऊपर जाने के बारे में अपना रास्ता बनाता हुआ नज़र आएगा। अगला सेक्टर है जी टेक्सटाइल सेक्टर में बड़ी अच्छी ग्रोथ है। इसके अंदर चंद एक सेक्टर स्क्रिप्ट बहुत अच्छे हैं जिस तरह मैंने रेकमेंड भी किया हुआ था। इंडस्ट डाइंग है, आपके पास इब्राहिम फाइबर है, इसके बाद आपके पास सनरे टेक्सटाइल है, इसके अलावा और भी कुछ कंपनियाँ जो इसमें ऑड वन है उसके बारे में मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। और इसमें एक बेनिफिट ये हो सकता है कि ये जो नई गवर्नमेंट आई है इसके शायद यूएस और हमारे यूरोपीय यूनियन में अच्छी एक्सपोर्ट के चांसेस मिल सकें, क्योंकि इन लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग या जो इमरान खान कह रहे हैं ये जो नज़र आ रहा है चीज़ों में वो यही नज़र आ रहा है कि ये अंडरस्टैंडिंग जिस तरह बाहर से डेवलप हुई कि इमरान खान को चेंज करना है ड्यू टू सम रीज़न, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं कमेंट करता लेकिन नज़र कुछ इसी तरह ही आ रहा है। उससे अगला सेक्टर अगर हम देखें अब क्लाइंट वाइज डाटा कि उन्होंने किस जगह पे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की। बैंक्स ने जो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है वो डेबिट मार्केट में की है और इसके साथ साथ कमर्शियल बैंक्स में ही उन्होंने सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की है। ब्रोकर कम्युनिटी को देखा जाए तो उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में किया, फूड में की है जो पॉजिटिव लगती है। उसके अलावा उनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कंपोजिट टेक्सटाइल में है। तो जिस तरह मैं कंपोजिट टेक्सटाइल का बता चुका हूँ और ब्रोकर की ये जो इन्वेस्टमेंट लगती है इतने हाई वॉल्यूम्स नहीं है और वही अनसर्टेनिटी जो मार्केट को लेके चल रही है। उसके बाद कंपनीज़ है, कंपनीज़ ने ज़्यादातर जो इन्वेस्टमेंट की हुई है वो हमारे पास
इन्होंने जो बाइंग की हुई है वो आपके पास जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन है इसके अंदर, और सीमेंट के अंदर बाइंग की हुई है। अब जो सबसे बड़े बायर थे वो थे इंडिविजुअल्स, और इंडिविजुअल्स ने देखें तो सीमेंट में और अदर सेक्टर्स के अंदर और फर्टिलाइज़र के अंदर। फर्टिलाइज़र तो समझ आता है, चलें ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन थोड़ा सा यहाँ मैं सीमेंट को क्रिटिसाइज़ ज़रूर करूँगा कि ये स्टांस मुझे समझ नहीं आता जो इन्होंने अगर लिया लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है और किसी ऐसे शेयर में लिया है जिसको कोल प्राइसेस का इम्पैक्ट नहीं आने जा रहा, तो दैन इट्स फाइन। और सेकेंडली किसी ऐसे शेयर में लिया है जिसकी प्राइस बहुत ज़्यादा लो लेवल पे चली गई है, तो दैन इट्स ओके। इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ के लिहाज से देखा जाए तो उन्होंने सिर्फ कमर्शियल बैंक के अंदर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की है। म्यूचुअल फंड्स ने जिन्होंने कमर्शियल बैंक्स के अंदर पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट है, जो कि एक नज़र भी आता है, जो जिसका मैंने डिटेल भी बता दी। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने जो पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट की है वो कमर्शियल बैंक्स के अंदर की है, पावर जनरेशंस के अंदर की है, और ये स्लाइटली इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये तो था ओवरऑल किस तरह इन्वेस्टमेंट या किस लेवल पे क्या चीज़ें खड़ी हैं। अब अगर हम स्टॉक मार्केट वाइज देख लें तो इस वीक की ग्रोथ शो होती है, और इसी ग्रोथ को कल कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम देखते हैं चार्ट वाइज। और जो डेली ग्राफ है वो भी हमें यही बता रहा है कि कल मार्केट पॉजिटिव ही खुलती नज़र आती है। लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि जिस तरह आज प्रोटेस्ट हुआ है, तो अल्टीमेटली इमरान खान कल क्या स्ट्रेटजी बनाते हैं, कल किस तरफ लेके जाते हैं, तो मार्केट में फिर मैं रिकमेंड करूँगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट में लें। और कल और परसों मुझे लगता है मार्केट अच्छा बिहेव करेगी, और लेटर ऑन शायद डाई डाउन होना शुरू हो जाए, क्योंकि इन्होंने बुध का पेशावर का जलसा रखा हुआ है, और उसके अंदर इमरान खान शायद कुछ लाए अमल और कुछ चीज़ें बताना शुरू कर दें, जिससे मार्केट को पॉलिटिकल अनरेस्ट और ज़्यादा नज़र आना शुरू हो जाएगा कि अभी तक चीज़ें स्टेबल नहीं हो, शायद ना स्टेबल हों आने वाले टाइम के लिहाज से भी। और इसके साथ साथ अगर हम देखें कि मैं जिन स्क्रिप्ट्स की बात करता हूँ उसमें मैंने टैली कहा था आईपीओ के लिहाज से, आईपीओ उसका आ गया हुआ है, ऑलमोस्ट बुक बिल्डिंग है 12-13 को, और जेम बोर्ड के ऊपर आ रहा है। प्रॉबली ये 18 से 20 की रेंज में जाएगा, और याद रखिएगा उस टाइम एग्ज़िट लेना अच्छा होगा। उसके बाद GHNI है, उसके बाद GGL है, उसके बाद आपका GGL मैंने एक रिकमेंडेशन उसके भी IPO की वजह से दी हुई है। GHNI उसकी EPS बहुत अच्छी आ रही है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्क्रिप्ट है। कुछ मैंने टेक्सटाइल का नाम दे दिया, इसी तरह IT का एवेंसियन का बोनस अवेल करना चाहिए आपको दोबारा, ये इसी लेवल पे विदिन 1 और 2 मंथ मिल जाएगा, तो आपका पूरा बोनस सिक्योर हो जाएगा। इसके अलावा चंद एक स्क्रिप्ट जो है कोशिश मैं करता हूँ डेली वीडियो रिज्यूम करूँ और मैं रेगुलर आपसे स्क्रिप्ट शेयर करूँ। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।